प्यारे बालकों, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 15वां, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, कक्षा 8, विषय विज्ञान। बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न 1 तथा 2 में सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसमें से उत्तर है ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ या ऊनी वस्त्र। तो इसमें उत्तर है ऊनी वस्त्र। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, सही। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित सुरक्षा नहीं कर सकता, ये गलत है क्योंकि कर सकता है। भूकंप की भविष्यवाणी को की जा सकती भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या की जा सकती है? गलत। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट को ध्वनि सुनाई देती, व्याख्या कीजिए। जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वही हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जैसे बाल खड़े हो जाते। अत्यधिक आवेशों के इकट्ठा होने की वजह से चट चट की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में ये तड़ित के समान ही एक परिघटना है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। यदि हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसका आवेश हमारे शरीर से होकर पैरों की सहायता से पृथ्वी में चला जाता है और आवेशित वस्तु अनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं। उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूप्रलेखी या सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? रिएक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। हाँ, इसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। नहीं, इससे अधिक हानि नहीं होगी। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। उत्तर, यदि वाहन में हो तो वाहन की खिड़की दरवाजे बंद कर ले। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर नीचे बैठे। विद्युत तारों तथा धातु की चीजों को न छुए। स्नान न करे, स्नान करना नहीं है। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। चित्र की मदद से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। उत्तर, एक खाली बोतल को बड़े से गत्ते से ढक दे, फिर गत्ते के बीच में छेद करे, इसमें चित्रानुसार पेपर क्लिप खोले। इसके बाद 4x1 ला साइज की 2 पट्टियों को पेपर क्लिप पर चित्रानुसार लटकाए, फिर उसे गत्ते के अंदर लंबवत डाले। इसके पश्चात आवेशित रेफिल को पेपर क्लिप के सिरे से स्पर कर दे। समान आवेशित आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और फैल जाती है। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग इस परीक्षण के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं, जो आपकी किताब के अंदर स्पष्ट तरीके से समझाया हुआ है। भारत के उन 3 राज्यों प्रदेशों की सूची बनाइए जहाँ भूकंपों के झटके अधिक संभावित है।
उत्तर राजस्थान, कश्मीर, कच्छ का रण, गुजरात। मान लीजिए आप घर से बाहर है तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे? यदि यहाँ पर बर है मतलब घर है और ये लिखा हुआ बर है, तो आप मान लीजिए आप घर से बाहर है तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी है? यदि हम घर से बाहर है तो भूकंप के झटके लगते हैं तो हम निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर रहेंगे और खुले स्थानों को ढूंढ धरती पर लेट जाएंगे। यदि वाहन में होंगे तो बाहर नहीं निकलेंगे और धीरे धीरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे। मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित जहाँ की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? व्याख्या कीजिए। यदि मौसम विभाग ये भविष्यवाणी करता है कि तड़ित झंझा की संभावना है तो उस दिन हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि तड़ित झंझा एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है और छाते की डंडी धातु की बनी होती है, इसलिए तड़ित उसके पाइप पर आघात कर सकती है, जो कि खतरा होता है। पाठ 16वां, प्रकाश, लाइट। अर्थात इस अध्याय से जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसके उत्तर किस प्रकार से देने हैं बोर्ड में, वो हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकेंगे? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकेंगे? व्याख्या कीजिए। उत्तर, यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित परावर्तित प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकेंगे यदि वहां पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सके। 2 नंबर, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और विसरित परावर्तन, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ यही नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसी विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो इसमें उत्तर है, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज नियमित, चौक पाउडर विसरित, गत्ते का पृष्ठ विसरित, संगमरमर के फर्श पर फैला जल नियमित, दर्पण पर नियमित, कागज का टुकड़ा नियमित। परावर्तन के 2 नियम लिखिए, ये निम्नलिखित है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं, तीनों ही। जो ये है आपतन किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में है। प्रश्न 5वां, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। एक कागज की शीट को मेज पर रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचे। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़े करें और पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं।
प्रश्न छठा, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को 1 मीटर दूर ही दिखाई देता है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। जब आप मंद प्रकाश से में देखते हैं तो आपकी पतली साइज विस्तृत हो जाती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। 7 और 8 में सही विकल्प देना है प्रश्न में। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। केलाइडोस्कोप को रचना अनंत दर्पणों के बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक युक्ति है जिसे बहुमूर्तिदर्शी केलाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पणों एक दूसरे के 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पण द्वारा बने कांच के टुकड़ों को बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़े तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो यह है मानव नेत्र का। पहले ऐसे बनाना है, फिर इसको पक्षमापेशी कहते हैं और ये परितारिका है, ये लेंस है, ये कॉर्निया है, रेटिना है ये, और ये है तंत्रिका, प्रकाशिक तंत्रिका। गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 6.8 को करना चाहता था। इसके अध्यापक ने एक ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते? उत्तर, अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आंखों खराब हो सकती है। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना करना उचित ही है। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। यदि हमारी आंखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश के स्रोत को भी कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। पाठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों से बहुत समीप लाकर अथवा नेत्रों से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हो तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उत्तर है अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 46.19 में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण में से परावर्तित होने वाली
परावर्तित किरण बनाइए। तो इसमें ये चित्र में दिखाया गया है और ये ऐसे बनानी है, यहाँ से सीधी यहाँ और फिर यहाँ परावर्तित हो जाएगी। आई बराबर आर, इसमें 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री R2 होगा। चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से हटकर एक किनारे ए पर खड़ा है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को भी देख सकता है? तो ए बुझो और ये पी क्यू और आर ये चित्र में नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह पी क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब तो देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता। प्रश्न 17 क ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए बी एम सी, ये पहली बुझो और यह क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकेगी? क्या सी से बुझो एक प्रतिबिंब को देख सकेगा? जब पहली बी से सी पर चले जाते हैं ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाएगा? मतलब ये तीनों ही खड़े हैं, इसकी प्रतिबिंब किस ओर दिखाई देंगी? तो ये जिस सामने इसके सामने जो भी दर्पण होगा तो उसमें इनकी प्रतिबिंब दिखाई देंगी। मतलब अपने स्वयं की आगे कांच रखने पर इनकी प्रतिबिंब छवि दिखाई देगी। और अगर इनके मध्य कांच को रख दिया जाए एक तरफा तो बी एवं सी को एक ही नहीं दिखेगी, और बी एवं सी को दर्पण को सामने रखने पर अगर इसमें ये दोनों देखेंगे इन दोनों की छवि उस दर्पण में दिखाई देगी। अध्याय 17 तारे एवं सौर परिवार। प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन परिवार का सदस्य नहीं है, मतलब सौर परिवार का? तो इसमें है तारामंडल। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्यांश, बाकी पृथ्वी शनि बुध ये ग्रह। चंद्रमा की कलाओं से घटने का कारण है कि हम चंद्रमा का केवल वही भाग देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रश्न 14 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। वर्ण में रक्ता प्रतीत होने वाला ग्रह है मंगल। तारों के ऐसे समूह जो कोई कोई पैटर्न बनाता है कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तारामंडल। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। शुद्ध ग्रह तथा शुद्ध ग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। शुद्ध निम्नलिखित कथनों पर सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ अंकित करना है। ध्रुव तारा और सौर परिवार का सदस्य है, मतलब सौर परिवार का क्या ध्रुव तारा सदस्य है? तो नहीं। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सही है। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, गलत। ये इसमें लिखा 0.47 एक कृत्रिम उपग्रह हैं, सही है। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है। कितने ग्रह प्यारे बालकों? इसमें ये गलत दर्शाया गया है। और ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है, ये भी गलत है। स्तंभ के शब्दों का स्तंभ फर्स्ट के शब्द का अधिक पिंड या पिंडों के समूह को उपयुक्त मिलान करना है।
तो अंतिम ग्रह पृथ्वी, मंगल, बाह्य ग्रह शनि, तारामंडल ओरियन, सप्तर्षि, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा। अगर शुष्क संध्या तारे के रूप में दिखाई दे रहा है शुक्र, तो आप इसे आकाश में किस भाग में देख पाएंगे, मतलब पश्चिम में। सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए, बृहस्पति। तारामंडल क्या है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तो तारों का ऐसा समूह जो कोई पैटर्न बनाता है तारामंडल कहलाता है। सप्तर्षि और ओरायन तारामंडल के उदाहरण हैं। सप्तर्षि एक नंबर सप्तर्षि तथा ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की अपेक्षित स्थितियां दर्शाने के लिए आरेखित खींचिए। तो इसमें सप्तर्षि तथा ओरियंस, ये जो इसमें दर्शाए गए चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ग्रहों के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य दो सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसमें उल्का एवं धूमकेतु। व्याख्या कीजिए कि सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करने के लिए पहले हम रात में स्वच्छ आकाश में सप्तर्षि की पहचान करेंगे। तत्पश्चात इसके सिरों के दो तारों से गुजरने वाली एक सप्त रेखा की कल्पना करेंगे। इस रेखा को उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ाने पर यह रेखा एक ऐसी तारे पर पहुंचेगी जो अधिक चमकीला नहीं होगा। यही ध्रुव तारा है। क्या आकाश में सारे तारे गति करते, व्याख्या कीजिए। नहीं, सारे तारे गति नहीं करते। उदाहरण स्वरूप सूर्य तारा अन्य तारों के समान गति नहीं, मतलब इसमें ध्रुव है और इसमें सु कर दिया है। एक तरह से मतलब इसे ध्रुव तारा अन्य तारों के समान गति नहीं करता। तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश में क्या व्यक्त करते हैं, प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं। इस कथन से आप क्या समझते, कोई तारा पृथ्वी के हर 8 प्रकाश वर्ष दूर है। हम जानते हैं कि तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। इस दूरी को किलोमीटर में मापना आसान नहीं है, अतः इसे प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वी समा सकती है, मतलब इसमें गुनी है वो लिखा हुआ नहीं है, कितना मानते हैं। माना कि पृथ्वी की त्रिज्या आर, बृहस्पति की त्रिज्या 11 आर। पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर की जगह ये रख दिया 11 और क्यूब। बृहस्पति का अनुपात अपन पृथ्वी का अनुपात 4/3 पाई 11 क्यूब 4/3 पाई उसमें आर क्यूब। तो इसका भाग देने पर अतः बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतों का अनुपात 1:1331। ये इतना ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1331 पृथ्वी समा सकती है। बूजू ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख चित्र 17.29 खींचा। क्या ये आरेख सही है, यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। ये जो है ये सही नहीं है, ये नहीं, ये आरेख सही नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रहों की स्थिति को और सभी को मतलब उसने एक तरह से गलत दर्शा दिया है। पाठ 18 वायु तथा जल का प्रदूषण, मतलब लास्ट अंतिम अध्याय है विज्ञान विषय का, कक्षा 8वीं का। अध्याय समीक्षा। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन तथा शेष में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन तथा जलवाष्प अल्प मात्रा में उपस्थित। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये एक विषैली गैस है
ये रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती हैं। वायु प्रदूषण का कारण फैक्ट्री से निकला धुआं, जीवाश्मी ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल एवं कोयला इत्यादि का दहन, स्वचालित वाहनों से निकला धुआं। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत को धुएं तथा कोहरे से बनते हैं, जो जिसे कहते हैं धूम कोहरा कहते हैं। कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हैं, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहारा में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती हैं। डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं तथा ये दृश्यता मतलब विजिबिलिटी को घटा देते हैं, देखने की क्षमता को घटा देते हैं। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमा जैसे निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती है। जैसे आगरा का ताजमहल इसका उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक गैस से वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 NO2 जैसे प्रदूषक गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से विक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 ये वर्षा जल को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। मथुरा तेल परिष्करण से उत्सर्जित कागज कण जैसे निलंबित कणों को संगमरमर को पीला करने में योगदान है। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का है लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लिया जाता है पृथ्वी द्वारा, और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है, परंतु उसका कुछ भाग वायुमंडल में भीतर ही रुक जाता है। यही रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म करता रहता है। जब सूर्य की ऊष्मा पौधे घर में प्रवेश तो करती है, तो ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती। यही रुकी हुई ऊष्मा पौधा गर्भ को गर्म करती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरणों यही कार्य करते हैं। यही कारण है कि उसे पौधे गर्भ प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं गैसों के कारण विश्व उष्मन ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है। इन गैसों का गुण है कि ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब अभ्यास
किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? उत्तर, निम्न विधियों के द्वारा जल का प्रदूषण होता है। कूड़ा करकट, मलमूत्र और मृत जीव को नदी में प्रवाहित करने से, फैक्ट्रियों से निकली विषैले रसायन, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, घरेलू उपयोग से निकलने वाले तेलीय पदार्थों और डिटर्जेंट आदि के उपयोग से, वाहित मल एवं कृषि में होने वाले रसायनों के उपयोग से। व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? मान लो आप अपने स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने में क्या सहायता कर सकते हो? व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी व्यक्ति प्रदूषण को निम्न प्रकार से कम कर सकता है। व्यक्तिगत वाहनों के प्रयोग को कम करके पब्लिक यातायात के साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करके, कूड़ा करकटों को और कच्ची या सूखी पत्तियों को न जलाकर, कम दूरियों के लिए वाहनों का उपयोग न करके, कृषि से निकलने वाले अपशिष्टों को न जलाकर। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टिप्पणी कीजिए। स्वच्छ एवं पारदर्शी जल जरूरी नहीं है कि वह पीने योग्य हो। साफ पानी में भी रोग जनित सूक्ष्म जीव उपस्थित हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि इनमें लेड जैसे कई अशुद्धियां घुली हो। अतः इसलिए यह सलाह दी जाती है कि जल पीने से पहले इसे शुद्ध कर लेना चाहिए। जल शुद्धिकरण के लिए आरओ सिस्टम अथवा उबाल कर पीना चाहिए। प्रश्न चौथा, आप अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उत्तर, मैं यदि अपने शहर की नगरपालिका के सदस्य होता तो निम्न उपाय करता। सबसे पहले जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय करता। यह सुनिश्चित करता कि सबको पीने के लिए शुद्ध एवं साफ पानी मिले। पाइपलाइन में हुए सभी लीकेज को मरम्मत करवाता। शहर के लिए उपलब्ध जल स्रोतों में वाहित मल को मिलने से रोकने के उपाय करता। प्रश्न नंबर 5वां, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो शुद्ध वायु वह वायु जिसमें किसी प्रकार की प्रदूषित, जो हमारे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कण घुले हुए नहीं हो, वह शुद्ध वायु जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। और प्रदूषित वायु वह वायु जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अन्य कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई अशुद्धियां हो, वह वायु प्रदूषित वायु कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित कर सकती है? वायु के अंदर घुलित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जब जल वाष्प के साथ में मिलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, जो हानिकारक होती है, जो इमारतों को संक्षारण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अतः ये उनको पीला कर देती है। तो यही अम्ल वर्षा होती है जो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। जैसे भवनों को विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित में विभिन्न प्रकार के भवन है उनको ये प्रभावित करती है। जैसे ताजमहल, निम्नलिखित में से कौन सी पौधघर गैस नहीं है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसमें से कौन सी गैस है जो, अब सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें से कौन सी गैस है जो पौधघर नहीं है? तो इसमें से अत्यधिक वह होती है जो गर्मी बढ़ाने के लिए होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। लेकिन इसमें नहीं पूछा तो आप नाइट्रोजन कर लो। मीथेन है, उससे गर्मी होती है। SO2 भी होती है जिससे गर्मी उत्पन्न होती है। अब प्रश्न नंबर 8वां, पौधघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट का अपने शब्दों में वर्णन करना। इसमें ऐसे लिखना है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी द्वारा उन किरणों का कुछ मात्रा में अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषित की जाती है और बाकी किरणें पुनः परावर्तित हो जाती है। जो परावर्तित होने वाली किरणें वायुमंडल में ही बीच में रुक जाती है, जो
गर्मी उत्पन्न करने में सहायक है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण। तो आपको अपनी कक्षा में ये भाषण देना है कि हमें विश्व उष्णन की समस्या से कैसे निपटना है, अर्थात बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करना और विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के बारे में भी नियंत्रण करना, प्रदूषण फैलाना नहीं चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 10वां, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। तो ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जलवाष्प के साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के रूप में जब बरसते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं, जो ताजमहल को संक्षारित करके उसके ऊपर पीलेपन का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यही तो इसका सुंदरता पर संकट का यही वर्णन है। जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है, अर्थात जल में उपस्थित पोषकों की वृद्धि होगी तो उसमें से अत्यधिक मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जलीय जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो उससे इसलिए उनकी उत्तरजीविता प्रभावित हो जाएगी। अर्थात उसमें बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड की कमी हो जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगी तो जलीय जीव प्रभावित होंगे। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, हमारी कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पूरा सिलेबस कंप्लीट, और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही निवेदन है कि थार क्लासेस बाड़मेर चैनल पर मेरे सभी वीडियो कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग इन वीडियो को, जैसे वीडियो चल रहा तो उनके ऊपर एक प्ले लिस्ट आ रही है कि कक्षा 8 साइंस, तो उनको आप दबा के जैसे दबाओगे तो सभी प्ले लिस्ट के सभी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे और उन वीडियो को देख देख कर आप अपने विज्ञान के बारे में जो भी शंका है, जो भी सोच में जो कमी आपको जो लग रही है, उन कमी को कहाँ तक हमारी पढ़ाई में बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए विज्ञान से संबंधित कोई भी झंझट मारी है वो मेरे वीडियो को देखने के बाद में सारी क्लियर हो जाएगी। तो प्यारे बालकों, मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ कि आप भी बोर्ड में बढ़िया नंबर लाओ और अपने एक कक्षा 8 के लेवल को पार करके अगर कक्षा में प्रवेश ले सके। तो इसी के साथ में मैं प्रकाशचंद पातलिया आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ कि आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आए और आप भी अपने प्रगति के रास्ते पर बढ़ते रहिए, निरंतर निरंतर बढ़ते रहिए। करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़े तो निशान। तो प्यारे बालकों, माइंड को बार बार जितना पढ़ोगे तो उतना ही आपके अंदर माइंड में पढ़ाई का स्थायित्व होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे को भी एक तरह की मोटिवेशनल ऊर्जा मिल सके और आप भी मेरे वीडियो को निरंतर देखकर और अपने पढ़ाई में एक तरह से बदलाव ला सकते हो। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, निरंतर पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।